गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर स्टार्टिंग चैप्टर 13 इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जब देश आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, आज़ादी के बाद जब इंडिपेंडेंस मिल गई, उसके बाद इंडिया को किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा और क्या क्या कंडीशंस इसमें यहाँ पर क्रिएट हुई। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं हम। इंडिया ने कंट्री को सेकुलर फेडरल मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी बनाने में सक्सेस हासिल की। इंडियन डेमोक्रेसी जो थी, अब वहाँ पर दूसरे सक्सेसेस की भी वैरायटी को क्रेडिट मिला, मतलब हर तरह के डेवलपमेंट का जो कंडीशन था वो क्रिएट हो गया था इंडिया में, जिसमें नेशनल यूनिटी को स्ट्रेंथन करना, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना, इकोनॉमी को ग्रो करना और एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाना, इन सब की शुरुआत हो चुकी थी इंडिया में। हर स्फेयर पर जो देश था वो, हालांकि हर स्फेयर पर उसको चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे, लेकिन फिर भी वो सक्सेस की तरफ ही बढ़ रहा था। नेशनल यूनिटी ज़्यादा समय तक फ्रेजाइल नहीं रह पाई, जो रीजनल डिस्पैरिटी थी वो परसिस्ट रही, और जो कंट्री है उसको कम्युनल और कास्ट डिवाइड को भी फेस करना पड़ा समय समय पर। इसी तरीके सिमिलरली जो पार्टिसिपेशन है वो भी बढ़ता गया लोगों का, जिसमें पुअर और डिसएडवांटेज्ड भी इंक्लूड थे। अगेन, जो कंट्री की इकोनॉमी थी वो मजबूत हुई कंट्री, लेकिन फिर भी कंट्री को पावर्टी की प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। एक बहुत वाइड इकोनॉमिक गैप आ चुका था डेवलप्ड वर्ल्ड के साथ इंडिया का। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो इंडिया फेस कर रहा था। और क्या प्रॉब्लम्स थी? रिहैबिलिटेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड पर्सन, है ना। इंडिया और पाकिस्तान जो दो हिस्से बने थे इंडिया के पार्टीशन के बाद, उसमें पंजाब और बंगाल का जो आधा हिस्सा था वो पाकिस्तान में गया, और बंगाल और पंजाब का आधा हिस्सा हमारे देश के साथ रहा। जो ईस्ट बंगाल था वो पाकिस्तान में मर्ज हुआ, और जो वेस्ट बंगाल था वो इंडिया में मर्ज हुआ। इसी तरीके से पंजाब का जो वेस्ट पार्ट था वो पंजाब में, और जो ईस्ट पार्ट था वो इंडिया में, है ना। तो ये जो पार्टीशन था, इसके कारण पार्टीशन के टाइम पर 1947 में इंडिया को एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड इन्फ्लक्स का सामना करना पड़ा। जो डिस्प्लेस्ड पर्सन थे, जो पर्टिकुलरली जो पंजाब से थे, बहुत बड़ी संख्या में लोगों को मार दिया गया था इस समय पर पंजाब में। नवंबर 1947 तक लगभग 8 मिलियन डिस्प्लेस्ड पर्सन जो है इंडिया में आ चुके थे। अब रिहैबिलिटेशन की प्रॉब्लम थी। जो डिस्प्लेस्ड हिंदूज और सिख थे, जो पाकिस्तान से इंडिया में आ रहे थे, अब उनको यहाँ पर रखने का, रिहैबिलिटेट करने का एक सीरियस चैलेंज गवर्नमेंट के पास था कि इंडिया में जनरल और इस पंजाब में पर्टिकुलर लोगों को कैसे बसाया जाए। लाखों की संख्या में जो लोग थे इंडिया में पेनीलेस होकर के आए थे। पेनीलेस मतलब उनके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी उनके पास। जब यहाँ पर हमारे देश में आए थे, वो अपना सब कुछ, जितनी लाइफ लॉन्ग अर्निंग थी, वो सब कुछ अपना वो वहीं पर छोड़ के उन्हें भागना पड़ा था। सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी, पंजाब की गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने लोगों के लिए ग्रेट कंसर्न दिखाया और हर तरह से प्रयास किए कि उनके जो ये घाव हैं वो भर जाएं। तो कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स अपनाए गए जो हेल्पफुल हुए रिहैबिलिटेशन को बहुत तेज़ी से करने में। जो डिस्प्लेस्ड पर्सन थे, क्या क्या उन्होंने जो है मेजर्स अपनाए थे? पहला है, रिफ्यूजी कैंप्स लगाए गए थे, जहां पर डिस्प्लेस्ड पर्सन अलग अलग प्लेसेस से भाग करके आ रहे थे। फूड और लॉजिंग की सप्लाई फ्री में करवाई गई वहां पर। एक रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री सेटअप की गई सेंटर में, ताकि जो डिस्प्लेस्ड पर्सन है उनकी प्रॉब्लम्स को लुक आफ्टर किया जा सके। कई नए शहर भी बसाए गए जहां पर डिस्प्लेस्ड पर्सन को रिहैबिलिटेट किया गया। स्पेशल कॉलोनीज बनाई गई बड़े बड़े शहरों में, और उनके लिए जो हाउस थे, लैंड्स थे, वो उन्हें कम से कम रेट्स पर प्रोवाइड कराए गए। सर्विस में और स्कूल्स में रिजर्वेशन
दिया गया डिस्प्लेस्ड पर्सन के लिए। एजुकेशन फैसिलिटी जैसे कि फ्री फीस में कंसेशन दी गई बच्चों के लिए जो डिस्प्लेस्ड पर्सन थे, उनके लोन्स प्रोवाइड कराए गए, उनको कंपनसेशन दिया गया लैंड के रूप में, हाउसेस के रूप में, कैश के रूप में, और उनका जो एसेट वहाँ पर रह गया था उसके बदले में। फॉर्चुनेटली जो प्रॉब्लम थी ये रिहैबिलिटेशन की, वो बहुत जल्द ही सॉल्व हो गई थी सेटिस्फैक्टरी मैनर में। इन सब के जो ऊपर हमने पढ़ा, इन सब के बाद भी जो डिस्प्लेस्ड पर्सन थे वो उसके अलावा उन्होंने काफ़ी करेज दिखाया, काफ़ी एंटरप्राइज दिखाया, और बहुत धैर्य के साथ उन्होंने इन सब प्रॉब्लम्स को फेस किया और गवर्नमेंट को कोऑपरेट किया। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। कई इंडिपेंडेंट जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो इंडिया में के साथ मर्ज हो गए थे, और कुछ इंडिपेंडेंस ही रहे थे, है ना। जो जब देश का बंटवारा हुआ था, जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई थी, तब 600 प्रिंसली स्टेट्स थे जो इंडिपेंडेंट थे, और वो खुद अपना फ्यूचर तय करने का अधिकार उनको दिया गया था। ये जो स्टेट्स थे वो फ्री थे, वो किसी को भी चुन सकते थे, पाकिस्तान या इंडिया दोनों में से किसी को भी वो चुन सकते थे। लेकिन तब जो उस समय जो होम मिनिस्टर थे हमारे देश के, वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने बहुत ही धीरज से और बहुत ही बुद्धिमानी से इस प्रॉब्लम को टैकल किया और सक्सेसफुल भी हुए। उनके इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू ज़्यादातर जो स्टेट्स थे वो सब इंडियन यूनियन के साथ ज्वाइन हो गए। ऑलमोस्ट जितने भी इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर को छोड़कर, वो सब इंडिया के साथ एक्सीड हो गए। और ये जो हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर थे, ये भी इन्होंने भी बाद में इंडिया को के साथ मर्ज होना स्वीकार कर लिया था। देन सिलेक्शन ऑफ नेशनल लैंग्वेज। इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, और यहाँ पर बहुत डाइवर्स लैंग्वेजेस थी, कास्ट हैं, क्रीड्स हैं, उनके अपने अपने लैंग्वेजेस हैं, कस्टम्स हैं, ट्रेडिशन है। इंडिया एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है, और यहाँ पर किसी एक भाषा को चुनना बहुत ही टफ वर्क था, क्योंकि अगर किसी एक भाषा को चुना जाता तो बाकी के जो लैंग्वेजेस थे वो डिससेटिस्फाइड हो जाते। तो हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में चुना गया, लेकिन इसे हर स्टेट पर इम्पोज नहीं किया गया, है ना। इसे मदर टंग के रूप में इम्पोज किया गया, और लगभग 40% इंडियंस जो थे, क्योंकि हिंदी ही बोला करते थे, है ना। तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स के फॉर्मेशन के साथ ही इंडिया में जो रीजनल लैंग्वेजेस थे वो भी रिकॉग्नाइज हुए। हिंदी के साथ ही 21 और जो लैंग्वेजेस थे उनको कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में इंक्लूड किया गया था, और इसीलिए इन्हें शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस भी कहा गया। देन मेकिंग फाइनेंशियल प्लान्स, है ना। ब्रिटिश हैड रूइंड इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग देयर रिजाइम। जब ब्रिटिश यहाँ पर थे तो उस दौरान उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को, इंडियन इकोनॉमी को रूइन कर दिया था, तहस नहस कर दिया था। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, तो इसकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही पुअर हो चुकी थी। पॉलिटिकल फ्रीडम का कोई मतलब नहीं था जब तक इकोनॉमिक फ्रीडम लोगों को ना मिल जाए। इंडियन लीडर्स ने ये रियलाइज़ किया, और जो गवर्नमेंट ने फिर 1950 में प्लानिंग कमीशन सेटअप किया, और इस प्लानिंग कमीशन के थ्रू कंट्री के डेवलपमेंट का प्लान शुरू किया। देन फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया ने एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फ्रेम की, और उसके थ्रू अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स थे उन्हें इलेक्ट किया गया था प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका चेयरमैन इलेक्ट किया गया, और डॉक्टर BR अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया। असेंबली में 389 मेंबर्स थे जो हर पार्टी को रिप्रेजेंट करते थे। माइनॉरिटीज़ और वीकर सेक्शन को भी रिप्रेजेंट करने वाली पार्टीज़ थी यहाँ पर, लीडर्स थे यहाँ पर। कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली 26 नवंबर 1949 को बनकर के पास हुआ, और लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया और इनेक्ट किया गया। इंडिया अब सोवेरियन रिपब्लिक के रूप में डिक्लेयर हो गया इस दिन, ठीक है। देन इंडियाज रिलेशन विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज। इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज के साथ उनके काफ़ी पीसफुल और प्रोग्रेसिव कंडीशंस, अच्छे रिलेशंस बने। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाना। इंडिया के कुछ देशों के साथ तो डिफरेंसेस थे, लेकिन कुछ जो नेबरिंग कंट्रीज़ थी वो इनकी
काफ़ी उनके साथ फ्रेंडशिप रही थी, लेकिन इंडिया ने अपना बेस्ट ट्राई किया अपने सारे डिस्प्यूट्स को सेटल करने में पीसफुल मैनर में। इसके अलावा जो इंडिया था इंडिया ने जो फॉरेन पावर के फॉरेन पावर का इंटरफेरेंस भी अवॉइड किया और जो नेबर्स थे, उनके पड़ोसी देश थे, उनके साथ अपने डिस्प्यूट्स को सेटल्ड किया। पहले हम इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया और चाइना का रिलेशन कैसा था इंडिपेंडेंस के बाद। चाइना के साथ इंडिया का रिलेशनशिप जो था काफ़ी पुराना था, एंशियंट टाइम से ही रहा था। शुरुआत में चाइना ने सिंपैथेटिक रवैया अपनाया भारत के लिए, भारत के साथ सहमति दिखाई। इस तरीके से जो इंडियन लीडर्स थे, उन्होंने भी चाइना में 1949 में जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का सेटअप हुआ उसको वेलकम किया और उसको सपोर्ट किया, जिसके कारण यूनाइटेड नेशन बना। 1954 में इंडिया का तिब्बत पर कंट्रोल भी स्वीकार कर लिया। पंचशील अग्रीमेंट किया गया दोनों देशों के गवर्नमेंट में, चाइनीज़ गवर्नमेंट और इंडिया के बीच में 1954 में पंचशील एग्रीमेंट किया गया, जिससे इंडिया और चाइना के फ्रेंडशिप को और भी बल मिला। लेकिन इंडिया के रिलेशन चाइना के साथ फिर कड़वे तब होने लगे जब चाइना ने नेफा NEFA, इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर ऑफ आसाम, है ना। आसाम का जो नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर था, पार्ट था, उन टेरिटरीज में और लद्दाख में जब चाइना ने अटैक किया, तब से इन दोनों देशों के रिश्ते में कड़वाहट आने लगी। चाइना ने हमारी जो ज़मीन थी वहाँ पर उसका एक बहुत बड़ा पार्ट ऑक्यूपाई कर लिया। ऑल्दो जो वॉर था वो 1 महीने में ख़त्म हो गया, लेकिन जो पुराने हेल्दी रिलेशन थे इन दोनों देशों के बीच में वो रिवाइव नहीं हो पाए, है ना। जो डिप्लोमेटिक रिलेशन थे दोनों देशों में वो अब रिस्टोर नहीं हो पाए और लेकिन कुछ समय के बाद वो नॉर्मल हो गए। दोनों ही कंट्रीज़ ने अपने रिलेशन को म्यूचुअल कॉपरेशन के साथ समय समय पर स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की। फिर है इंडिया एंड नेपाल। नेपाल एक बहुत ही छोटी सी कंट्री है जो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पर लोकेटेड है। जियोग्राफिकली, कल्चरली और इकोनॉमिकली ये जो दो देश हैं उनके रिलेशंस काफ़ी क्लोज रहे हैं। नेपाल एक ऐसा लैंड है जो लॉक्ड है कंट्रीज से और यहाँ पर कोई भी पोर्ट फैसिलिटी नहीं है, समुद्र नहीं है इसके चारों तरफ कहीं भी। इसलिए नेपाल जो है फॉरेन कंट्रीज के साथ ट्रेड नहीं कर सकता इंडिया और चाइना के बिना। तो 1950 में जो ट्रीटी की गई थी दो स्टेट्स के बीच में, उसमें कोई भी गवर्नमेंट जो है वो किसी तरीके का थ्रेट टॉलरेट नहीं करेगी किसी भी देश के सिक्योरिटी पर, ठीक है। इंडिया ने हर पॉसिबल असिस्टेंस प्रोवाइड कराया है नेपाल को उसके हर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट पर। फिर है इंडिया एंड म्यांमार। इंडिया ने म्यांमार की हेल्प की जब उसे इंडिपेंडेंस मिली और उसके कॉमनवेल्थ को सिक्योर किया, इकोनॉमिक और मिलिट्री एड को सिक्योर किया। रिलेशंस जो थे इन दोनों देशों के बीच में वो म्यूचुअल ट्रस्ट पर और कॉपरेशन पर ही बेस्ड थे। इंडिया ने कभी भी उसके इंटरनल अफेयर में इंटरफेयर नहीं किया। 25 मई 2001 को इंडिया और म्यांमार के बीच में जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया, जिसमें तमुल केतवा रोड के मेंटेनेंस को लेकर के जो एक समझौता किया गया, इन दोनों ट्रीटी की गई दोनों देशों के बीच में। रिवर कलंदन, है ना, इस रिवर में नेविगेशन और एनर्जी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स तैयार करने में, शुरू करने में जो दूसरे एरियाज़ हैं उनके भी कॉपरेशन का जो इन दोनों देशों के जो एरियाज़ हैं इनके कॉपरेशन एक दूसरे के साथ उन्होंने मिलकर के दिया, ठीक है। फिर है इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ इंडिया का रिलेशन कभी भी बहुत कॉर्डियल नहीं रहा है। जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ है तब से कभी भी इनके संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। इंडिया ने हमेशा ट्राई किया है कि पाकिस्तान के साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाया जाए, लेकिन पाकिस्तान ने 1965 में इंडिया पर अटैक किया कश्मीर को कैप्चर करने के लिए। इंडिया ने उसके बदले में रिटेलिएट किया प्रॉपरली और उसको बिफिटेड रिप्लाई भी दिया, जवाब भी दिया। UN के इंटरवेंशन से सिचुएशन नॉर्मल हो गई। इंडिया और पाकिस्तान एक
ने एक एग्रीमेंट साइन किया 10 जनवरी 1966 को, और इस ताशकंद एग्रीमेंट का रिजल्ट ये हुआ कि दोनों देशों में पीस, शांति रिस्टोर हो गई, लेकिन जो बिटरनेस थी वो कम नहीं हुई। फिर 1971 में ईस्ट पाकिस्तान में सिविल वॉर ब्रोकआउट हो गया। जनरल इलेक्शन के बाद मार्शल लॉ लागू कर दिया गया पाकिस्तान में, और एक टेरर ईस्ट पाकिस्तान में जो है एक टेरर का शासन शुरू हुआ। इससे जो इंडिया इससे इस जो ग्रेट थ्रेट था, इतने बड़े थ्रेट के कारण ईस्ट पाकिस्तान से लाखों की संख्या में रिफ्यूजीज इंडिया में भाग करके आने लगे। इससे इंडिया की इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ा। इंडिया ने हर तरह से कोशिश की जो है पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान को उनसे छुटकारा दिलवाने में, और एक छोटे से ड्यूरेशन में वॉर हुआ दिसंबर 1971 में, और इस वॉर का एंड पाकिस्तान के सरेंडर से हुआ। ये एक ह्यूमिलेटिंग डिफीट थी पाकिस्तान के लिए। ईस्ट पाकिस्तान इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में इमर्ज हो गया, और बांग्लादेश के नाम से वो कंट्री बन गई। अब ये जो दो कंट्रीज थी, इंडिया और बांग्लादेश, इन्होंने 3 जुलाई 1972 को एक एग्रीमेंट साइन किया। इस एग्रीमेंट को शिमला एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। इस एग्रीमेंट को फॉलो किया गया, जिससे दोनों देशों के रिलेशन नॉर्मल हो सके। आज के समय पर अगर हम देखें तो इंडिया के रिलेशन पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे नहीं हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को इंडिया में सपोर्ट करता है। पाकिस्तान जो है अगर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को सपोर्ट नहीं जब तक नहीं करेगा, सपोर्ट करना बंद नहीं करेगा, तब तक इंडिया के साथ हमारे रिलेशन जो हैं कभी भी कॉर्डियल नहीं हो पाएंगे, सुधर नहीं पाएंगे। अब है इंडिया एंड भूटान। इंडिया और भूटान का रिलेशन हमेशा सौहार्दपूर्ण रहा है, कॉर्डियल रहा है शुरुआत से ही। इंडिया ने हमेशा भूटान की हेल्प की है उसके हर डेवलपमेंट वर्क के लिए। भूटान ने यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन किया 1971 में, और नॉन अलाइंड मूवमेंट को साइन किया 1973 में। इंडिया ने भूटान में रोड्स, ब्रिजेस, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को कंस्ट्रक्ट करने में भूटान की हेल्प की। कुरीचो और ताला हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स में भूटान की हेल्प की, जिसे इंडिया के असिस्टेंस में ही कंस्ट्रक्ट किया गया था। नेक्स्ट है इंडिया और बांग्लादेश, है ना। इंडिया का एक मेजर रोल है बांग्लादेश के मेकिंग में। बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में बनने में सबसे बड़ा हाथ इंडिया का है, जो हमने अभी पीछे पढ़ा था। ज़्यादातर जो इंडिया ने जो है बांग्लादेश की हेल्प की उसकी इकोनॉमी को सेटअप करने में, और बहुत काफ़ी बड़ी मात्रा में उनको लोन भी प्रोवाइड किया बांग्लादेश को। 1972 में इंडिया और बांग्लादेश ने एक फ्रेंडशिप की ट्रीटी साइन की, जिसमें उन दोनों ही देशों में 25 ईयर्स तक कॉपरेशन और पीस बना रहा। लेकिन बांग्लादेश का जो एटीट्यूड था वो ट्रिमेंडस होने लगा जब शेख मुजीबुर रहमान ने 1975 में वहाँ का असैसिनेशन लिया। वहाँ के मंत्री, वहाँ के जो है उस कंट्री का जो लीडरशिप जब शेख मुजीबुर रहमान के हाथ में आया, तब बांग्लादेश और इंडिया के जो रिश्ते थे, जो रिलेशन थे, वो कॉर्डियल नहीं रहे, उनमें बिटरनेस आने लगी। लेकिन जो इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशन है वो गंगा वाटर के व्यू पर फिर से टर्न हो गया। इंडिया का जो मेन इंटरेस्ट था वो ये था कि कलकत्ता और हल्दिया पोर्ट्स को सेफ रखना। उसके लिए ईस्टर्न इंडिया के सी ट्रेड की हेल्प की ज़रूरत थी। हाउएवर जो रिलेशन थे वो इम्प्रूव हो गए 1990s में। 1996 में एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन किया गया बांग्लादेश के साथ, जिसमें गंगा वाटर को की शेयरिंग पर एक ट्रीटी की गई, एक एग्रीमेंट किया गया। इंडिया के रिलेशन बांग्लादेश के साथ आज के समय पे बहुत कॉर्डियल नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश से रोहिंग्यास का इन्फिल्ट्रेशन होता रहता है। एक एस्टीमेट के अगर बताएं तो लगभग 2 करोड़ बांग्लादेशी इंडिया में आज के समय पे रह रहे हैं। देन इंडिया एंड श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका बहुत प्राचीन समय से पुराने फ्रेंड रहे हैं, लेकिन ये फ्रेंडशिप तब सेटबैक में चली गई जब तमिलियन सेटलिंग का इशू अराइज हुआ श्रीलंका में। प्राइम मिनिस्टर जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया में, उस समय इंडिया ने श्रीलंका
की हेल्प के लिए एक पीस फोर्स भेजा था श्रीलंकन गवर्नमेंट के इनविटेशन पर, और इससे जो दोनों देश थे उसमें काफ़ी शांति व्यवस्था स्थापित हो गई। 1990 में पीस वहाँ पर ऑर्डर करके फिर जो भारतीय सैनिक थे वो इंडिया वापस लौटे। म्यूचुअल कॉपरेशन बना रहा दोनों देशों के बीच में, कंटिन्यू रहा ट्रेड के फील्ड में, साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में। इंडिया और श्रीलंका ने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भी साइन किया है दिसंबर 1998 में। आज के समय पर श्रीलंका के साथ इंडिया के रिलेशन नॉर्मल है, और दोनों कंट्री ये एफर्ट करती है कि दोनों के जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और कॉर्पोरेशन है वो और भी मजबूत बने। ठीक है, तो ये चैप्टर टोटली बेस्ड है इंडिया की कंडीशन पर, जो इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद शुरू हुए जो कंडीशंस क्रिएट हुई, जो डेवलपमेंट्स हुए, जो प्रॉब्लम्स आई, उन पर ये पूरा चैप्टर बेस है। तो इस चैप्टर को आप पहले बहुत ध्यान से रीड करेंगे, एक्सप्लेनेशन को बहुत ही केयरफुली सुनेंगे, अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे। आफ्टर दैट मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स बुक वर्क प्रोवाइड कराऊंगी। आप इसके टर्म्स अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।